हाय फ्रेंड्स, एसटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये साइंस टेक क्लासेस जो बस्ती ज़िले के रोडवेज के पास शिवा कॉलोनी में ये चलता है। ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ये आप सभी की सुविधा के लिए इसको लाया गया है, ताकि आप आराम से इस चीज़ आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्लास 10th के इतिहास के बारे में। ठीक है, क्लास 10th के इतिहास के बारे में, और उसमें जो पहला चैप्टर है ये यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, उसमें कई सारे देश हैं। उन देशों के बारे में पढ़ना कि कैसे कैसे वहाँ पर शासन सत्ता वहाँ के जो राजाओं के पास था, फिर कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो करके वहाँ की प्रजा के पास गया। ठीक, तो राजतंत्र में आज सबसे पहले देखते हैं फ्रांस के बारे में। चलिए देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद मतलब ये होता है कि जो भी नागरिक अपने देश में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, उसके प्रति, उस राष्ट्र के प्रति लगाव, निष्ठा, प्रेम, और उस देश को किसी दूसरे देश के अधीन ना होने दें, उसको गुलाम ना होने दें, उसके मान सम्मान पर ठेस न पहुँचे। उस अपने राष्ट्र को बचाने की जो क्षमता है, जो भावना है, यही होता है राष्ट्रवाद। तो अभी वहाँ के जो नागरिक थे फ्रांस के, जो नागरिक थे फ्रांस का, फ्रांस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर सबसे पहले जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले जो राष्ट्रवाद के विषय में बात की गई थी, वो बात की गई थी फ्रांस के बारे में। ठीक है, इसलिए फ्रांस जो अग्रणी रहा है क्रांति करने में। ठीक है, तो फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस कैसे कैसे फ्रांस आगे बढ़ा और क्या रीज़न था कि फ्रांस जो है, क्या रीज़न था कि जो फ्रांस अपनी गुलामी के बंधनों को तोड़ के आगे आया। ठीक है दोस्त, देखते हैं। पूर्व यूरोपीय देश, जो यूरोपीय कंट्री थी, ठीक है, जो यूरोपीय कंट्री थे, लेकिन ईस्ट वाले जो पूरब, जैसे यूरोप 4 भागों में डिवाइड था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो सिर्फ अभी यूरोप वाले के बाद पूरब की बात करते हैं, पूर्व यूरोपीय देश की बात। वहाँ पर फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रूस है और ऑस्ट्रिया है। इतने सारे देश वहाँ पर शासन कर, इतने सारे देश वहाँ पर प्रेजेंट टाइम उस समय थे। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने ढांचा बना दिया, ये कैसे कैसे वहाँ पर आए। तो अब सवाल ये उठता है, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास वहाँ के सभी जगहों पर, वहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, जिसको वहाँ पर फ्रांस के भाषा में लुई बोलते थे, हमारे जैसे राजा बोलते हैं ऐसे वहाँ लुई बोलते थे, तो उनका वंश चलता था। लुई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी राजा प्रथम, राजा द्वितीय के कहाँ तक आया था, 16वां तक, 16वें वंश तक आया था। 16वें वंश तक राजा आया था, लुई 16वां, वो वहाँ पर राज्य करता था। लेकिन वह एक ऐसा शासक था जो अपनी प्रजा को देखभाल नहीं कर पाता था, अपनी प्रजा के हितों की रक्षा नहीं कर पाता था, अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वहाँ का सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताना बाना ही ऐसा था कि जो भी राजा बनता था वो मजबूरन वो अपने जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे उनकी बातों को मानता था। ठीक है, उनकी बातों को मानता था। वो बात क्या थी उनकी, जो कुलीन वर्ग थी, कुलीन वर्ग की बातों को मानता था। जैसे वहाँ की जो सामाजिक ढांचा था, जैसे राजा हो गया, उसके बाद कुलीन वर्ग हो गया, प्रजा हो गई। कुलीन वर्ग इतना चालाक कुलीन वर्ग था कि अपने राजा को चापलूसी करता था, राजा से ही अपने सारे इच्छाओं का काम करवाता था, अपनी इच्छा की पूर्ति करवाता था। कैसे? कुलीन वर्ग जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भूमि होते थे, ज़मीनें होती थी, जो जायदाद होते थे, उनका मालिक होता था। कौन? कुलीन वर्ग। ग्रामीण क्षेत्रों में उसका मालिक होता था और शहरी क्षेत्रों में हवेलियों के यही मालिक थे। ठीक है, हवेलियों में ये मालिक थे। और ये जो कुलीन वर्ग थे, अब इतना बड़ा फ्रांस देश है तो जगह जगह पर छोटे छोटे वहाँ पर रियासतें बनी हुई थी, और ये वहाँ पर कुलीन वर्ग अपने अपने भूमि को देखते थे और एक दूसरे से विवाह संबंध में बंधे थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे, एक दूसरे से रिश्तों से जुड़े हुए थे। ये भारी मात्रा में नहीं थे, प्रजा जो है बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में थी, लेकिन कुछ ही लोग थे वहाँ पर। अगर मान लिया जाए किसी 100% अगर आबादी है तो उस पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% ही ये थे,
ये रहते थे 10 से 12%। और ये कि आपस में एक ताना बाना बना के बैठे थे कि हम कैसे कैसे आजीवन जो है इनका शोषण करेंगे, इनको अपने यहाँ मजदूर बना के रखेंगे, इनको अपने यहाँ दास बना के रखेंगे। ये अपने खेतों में इनसे काम करवाते थे। किससे काम करवाते थे? जो वहाँ की प्रजा होती थी अपने खेतों में, जिसको कहा गया था भूदास। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की खेती कराने के लिए वहाँ पर इन्होंने लोगों को दास बना के रखा था, अपने खेतों में काम करवाते थे और अपने जो है विलासिता के जीवन में आराम से भरपूर ज़िंदगी जी रहे थे। तो समाज में टकराव होना तय है कब? जब भी किसी व्यक्ति के, जब भी किसी इंसान के रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ों में, रोटी कपड़ा मकान में रुकावट आएगी, बाधा आएगी, तो वो अपने अधिकार को लेने के लिए क्रांति जरूर करेगा। इसीलिए जो वहाँ पे क्रांति हो गई थी उसका मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर जो लोग थे, रोटी कपड़ा मकान, उनकी समस्याएं हुई थी। उस समय जब लुई 16वां राजा था, उसकी जो रानी थी रानी एंटोइनेट, ये दो लोग क्या करते, एक जगह पर रथ से जा रहे थे, कहीं टांगा जो भी था उन्होंने रथ से जा रहे थे और वहाँ की जनता पे ये सिचुएशन हो गया था उस टाइम कि भारी मात्रा में वहाँ पर जो है अनाज की कमी, सूखा पड़ गया था। ठीक है, सूखा पड़ गया और बीमारी, प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। तो कई लोग ऐसे लगभग 10 से 12% आबादी ऐसे बेचारे प्लेग से मारी गई और खाने पीने की समस्याएं हो गई, सूखा पड़ गया। लेकिन जो कुलीन वर्ग थी, अब यही लोग इनको टैक्स देते थे, यही लोग इनको खेती करके देते थे, इनके सुविधाओं में कमी होने लगी। ये राजा को मोटिवेट किया, राजा को यही लोग इनके कान भरते थे। तो राजा ने कहा, आदेश दे दिया था कि अपने किसको, सैनिकों को आदेश दे दिया था कि जा करके प्रजा से जा करके ज़बरदस्ती जैसे भी हो सके, चाहे कोड़े के दम पे, चाहे जैसे दम पे मारपीट करके उनसे जो है अनाज राशन जो भी छीन करके लेके जाओ और जो है कुलीन वर्ग में इनकी जो है इनकी सुविधाओं को दिया जाए। तो यहाँ के जो प्रजा थी बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ और वो जो है राजा के इस कृत्य से बहुत परेशान हुआ और अंततः राजा के खिलाफ सर उठा के खड़ा हुआ। लेकिन एक जो घटना ये थी, जो लुई 16वां थी, उनकी पत्नी महारानी एंटोइनेट एक यात्रा में जा रहे थे रथ से और वहाँ की जनता जो है जनता पीछे पीछे दौड़ रही थी, भूखी नंगी जनता, नंगी फटे कपड़े थे, पीठ एक हो गए थे, तो सिकुड़ गए थे, खाना नहीं मिल रहा उन लोगों को, 1 महीने हो गया था, बेचारे किसी तरह जिंदा थे। ठीक है, रूखा सूखा खा करके किसी तरह। तो उनसे कहा कि हमें जो है ब्रेड दीजिए, क्योंकि ब्रेड उस समय खाना एक अच्छा खाना माना जाता था। तो रानी ने कहा उन्होंने कहा था कि हमें रोटी दे दीजिए, लेकिन ब्रेड एक ऐसा खाना था जो बहुत अच्छा खाना माना जाता था। तो रानी ने कहा अगर आपको रोटी नहीं मिलता है तो आप ब्रेड खा लीजिए। रानी इतनी अनभिज्ञ थी परिस्थितियों से, उसको ये नहीं पता था कि रोटी से महंगा ब्रेड है। जब बेचारे रोटी ही नहीं पा रहे तो ब्रेड कहाँ से पाएंगे? ठीक है, तो ब्रेड कहाँ से पाएंगे? तो जनता जो है इस बात का, जब वो अपना अपमान समझी, अपना उसको लगा कि अब हमारा कोई हेल्प नहीं करेगा, आपस में ही मिल करके उसने क्रांति की। और क्रांति का सबसे बड़ा कारण था, अब देखिए क्रांति का कारण, अयोग्य शासक। राजा कैसा था? अयोग्य था। राजा कैसा था? वो अयोग्य था। यानी कि अब अयोग्य की लक्षण क्या क्या भाई, कैसे कैसे लक्षण होंगे? पहली बात, जनता के हितों का ध्यान ना रखना, जनता के सुख दुख में शामिल ना होना। ठीक है, ये अयोग्य का सबसे बड़ा लक्षण होता है। वो कैसा था लुई 16वां? जिद्दी राजा था, अदूरदर्शी था, कर्तव्यहीन था, अयोग्य था, निरंकुश शासक था, एकदम तानाशाह। उसने जो सोच लिया वो करना है, वो फिर बीच में नहीं सोचता था क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत तानाशाह था, किसी की बात नहीं सुनता था। आपने देखा ही होगा कि ऐसी सरकारों का अंत बहुत ही खराब होता है, बहुत ही दुखदाई होता है। ऐसी सरकार, जो सरकारें निरंकुशता के चरम पे चली जाती हैं। ठीक है, अपने तो मरेंगे मरेंगे, जनता को भी ले डूबेंगे। तो जनता अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ये सिस्टम अपनाया, कहा कि भैया हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। अब किसी भी समय में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, क्रांति का सबसे मुख्य कार्य यही हुआ है, उनकी सुख सुविधाओं में कमी होना, उनको रोजी रोटी की समस्या होना, यानी रोटी कपड़ा मकान ना मिल पाना, ये सबसे बड़ा कारण है क्रांति का। तो क्रांति का सबसे पहला कारण इसमें हो गया अयोग्य शासक। लुई 16वां कैसा था? अयोग्य था, क्योंकि वो जिद्दी था, वो कर्तव्यहीन था, वो बस किसी की बातें नहीं मानता था। दूसरा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग उसी में, अच्छे मध्यम वर्ग आया कहाँ से? क्योंकि धीरे धीरे जैसे समाज बढ़ता चला गया,
टेक्नोलॉजी और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते चले गए। जब औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता चला गया तो औद्योगिक क्षेत्र से आसपास में यहाँ पर काम करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। ये गांव से छोड़ करके शहर में आने लगे और शहर में धीरे धीरे किराए के मकान पे या खुद झोपड़ी झुग्गी लगा करके वहाँ पर ये रहने लगे। और धीरे धीरे जब उनके पास धन आने लगा, संपत्ति आने लगा, पैसा आने लगा, तो वही लोग एक नया वर्ग बनाए जिसका नाम था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग क्या था? फैक्ट्रियों में काम करते थे और रोज़ वेतन पाते थे और उन पैसों को इकट्ठा करके अपने लिए अपनी सुख सुविधाओं का सामान इकट्ठा करते थे। लेकिन दास वालों में क्या था? इनके मन में भी लालच आया कि हम भी जो है शहर जाएंगे, अपना काम करेंगे, अपनी आज़ादी के रोटी कपड़ा मकान तीनों की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सिस्टम ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें मशीनों की नई नई टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई, कुछ परिवर्तन हो गए और उस मशीनों को ठीक करने के लिए, काम करने के लिए एक नए वर्ग की आवश्यकता हुई। जो वर्ग था वो व्यावसायिक वर्ग था, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होने लगी, लोग पढ़ने लगे, उनका मानसिक चेतना का विकास होने लगा और जो विकास हुआ उसी विकास से एक नया वर्ग आया। उस वर्ग का नाम है मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग आया इसने क्या किया? जब ये जान गया कि हम लोगों का अधिकार ज़बरदस्ती कौन लेके बैठा था? कुलीन वर्ग बैठा था। तो कुलीन वर्ग की जो है ये उसके खिलाफ खड़ा हो गया और वहीं पर कुलीन वर्ग का अंत होता है। अब अंत कैसे हुआ था, क्या सिस्टम था, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस। आज सिर्फ परिचय है कि कैसे हो रहा है। दूसरा चीज़ आप देख लीजिए, मध्यम वर्ग में आए कौन? वकील आए, अध्यापक आए, डॉक्टर आए, अधिकारी आए। ये सभी लोग इन सभी लोगों की कोई जो है पूर्णतः आज़ादी थी नहीं। ये चाहते थे कि जैसे आम नागरिक का पूरा अधिकार होना चाहिए, जैसे इनका अधिकार था वैसे ही लगभग सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए, एक आम नागरिक अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा अधिकार था नहीं, इसलिए ये जो है कूद करके क्रांति में भाग ले लिए। अगला है आम जनता की दयनीय स्थिति। यही दयनीय स्थिति थी। रोजी रोटी की इतनी समस्या हो गई थी, एक तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ऊपर से महामारी आ गई। अब खाने के लिए कुछ था नहीं, लोग तरसने लगे। राजा सहायता मांगा, राजा ने सहायता दिया नहीं। और जब राजा ने सहायता नहीं दिया तो क्या करें? मजबूरन उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि हम एक ऐसे शासन व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो हमारी इच्छाओं को सुने, हमारी बातों को सुने, हमारे अधिकारों को सुने। इसलिए आम जनता भी क्रांति में शामिल हो गई। आगे है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर वर्ग जो यहाँ काम करते थे, किसमें? उद्योगों धंधों में, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में ये जो काम करते थे वर्ग, इनको समय से काम करने का जो घंटा डिसाइड था ना, वो नहीं डिसाइड था और समय से वेतन नहीं मिलता था। अगर किसी मजदूर काम करते हुए मशीनों में उसका हाथ फंस गया, पैर फंस गया, कट गया, समस्या हो गई, कुछ भी मतलब अंग भंग हो गया, विकलांग हो गया, तो उसको जो है उसको भरपाई, उसके जीवन यापन के लिए कोई सहयोगी नहीं दिया जाता था। अब इतनी सारी समस्या, उन्होंने कहा कि हम भी क्रांति करेंगे और इस क्रांति में शामिल होंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अगला है दार्शनिकों के पर प्रभाव। दार्शनिक जो लोग थे ये कहते थे कि जैसे एक कुलीन वर्ग और राजा का जो दैवीय शक्ति अधिकार उनको दिया गया, ये गलत है, ये अधिकार बिल्कुल अवैध है, ये नहीं मिलना चाहिए उनको। और जनता को क्या मिलना? जैसे एक आम आदमी को अधिकार होता है, जैसे उन्होंने एक कल्पना की थी कि आम आदमी का अधिकार जो होना चाहिए, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि अपने मत से अपना वोट दे करके अपना मुखिया चुने, अपना नेता चुने और वो उनकी बातों को सुने। अगर वो उनकी बातें ना सुने तो फिर से नेता को चेंज कर दें। तो दार्शनिक जो है जगह जगह पर जा करके लोगों को समझाया, लोगों को बताया और गांव-गांव में, शहरों शहरों में जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई। जैकोबियन क्लब एक विचार संस्था थी जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, जहाँ पर जनता को सिखाया जाता था कि आपके अधिकार क्या हैं, आप कैसे कैसे काम करोगे तो जो है इस राजतंत्र के खिलाफ आप जाओगे और एक नया लोकतंत्र की स्थापना करोगे। तो दार्शनिकों का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, क्रांति में। अगला है आज़ादी पर प्रतिबंध। आज़ादी पर प्रतिबंध ये हुआ जब जगह जगह जैकोबियन क्लब की स्थापना होने लगी, लोग उसमें भारी मात्रा में शामिल होने लगे। राजा और कुलीन वर्ग की इनके रातों की नींद उड़ने लगी, ये सोचते कि अब तो हमारा सत्ता चली जाएगी। इसलिए जहाँ जहाँ ये लोग समूह बनाते थे, अपना मीटिंग सभाएं करते थे, वहाँ पर ज़बरदस्ती एक कानून की दिया था, फ्रांस भाषा में था लेत्र द कासे, मतलब बिना कारण के कैद कर लो, इनको सभाओं में जाने मत दो, इनको मीटिंग न करने दो, ज़बरदस्ती कैद में डाल दिया जाता था। इस कृत्य से, इस घटना से आम जनता इतनी भड़क गई कि वहाँ की राजतंत्र की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया
और ऐसे वर्तमान में कई सारे सरकारें उखाड़ के फेंकी जाती भी हैं और आगे फेंकी भी जाएंगी, क्योंकि जो ये जनता लोकतंत्र है ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही है। इसमें कोई तीसरा तानाशाही बनने की कोशिश जब भी करेगा वो हमेशा मारा जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा फ्रांस का किस तरह से उसका अंत हुआ। जब ये लोग जो लोग नए सरकार की स्थापना की, अपना वोटिंग का अधिकार लिया। और एक बात और, उस समय जो वोटिंग का अधिकार था सभी को नहीं था, पुरुष महिलाओं को बराबर नहीं था। पुरुषों में भी सिर्फ वयस्क मताधिकार को रखे गए थे, बच्चों जो और 15 साल बच्चे उनको नहीं शामिल किया गया था। महिलाओं को तो बिल्कुल वंचित किया गया था, उनको रखा ही नहीं गया था। आगे चलकर सुधार हुआ था। उनका सरकार की स्थापना क्या था, वो चाहते थे कि हमारी जो सरकार बने उदारवादी सरकार बने। उदारवादी की कॉन्सेप्ट क्या है, सभी की सहमति से बने हो, सभी की सहमति, जो लोग वोटिंग करेंगे उन्हीं की सहमति से बनी हो। पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत हो। जो वहाँ पर पोप थे, जो पादरी वर्ग थे, वो क्या अपना विशेष जो दैवीय अधिकार लेके बैठे थे, जो कहते थे कि राजा और ईश्वर के बीच में जो संबंध होगा, जो सूचना का आदान प्रदान होगा, वो हम ही लोग डिसाइड करेंगे। इसलिए जनता हमें अलग से गिरजाघरों में जो टैक्स चढ़ावा होगा, जो सब कुछ वहाँ पर जो खूब भारी मात्रा में राजा के द्वारा भी कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग देगा और जनता भी हमें देगा, सारा पैसा हमारा होगा। और हमें टैक्स के पैसों से वेतन भी दिया जाएगा। यानी उनकी जीवन बिल्कुल विलासितापूर्ण थे, वो दुख क्या होता है वो जानते ही नहीं थे। इसलिए उस वर्ग की क्या किया, पादरी वर्ग के उनके जो अधिकार दिए गए थे सबको क्या किया गया, समाप्त भी किया गया। उनका कहा जाता था कि अगर राजा किसी फैसले को लेने में जो है सही नहीं ले पा रहा है, तो उस फैसले को पादरी वर्ग भी वहाँ पर सहयोग करते थे कि ये धर्म के अनुसार ये कहता है, धर्म के अनुसार वो कहता है। इस तरह से उनको जो राजा को गुमराह भी किया जाता था अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो इनके विशेषाधिकार को ख़त्म भी किया गया। अगला है निजी संपत्ति का अधिकार। नए कानून में ये कहा गया उदारवादी सरकार में कि कोई भी व्यक्ति है जितना मेहनत करेगा उतनी संपत्ति अर्जित करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, नई संपत्ति रख पा रहा तो उसकी गलती है। ठीक है, जो मेहनत करेगा, जो रात दिन अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगा, वो बिल्कुल है स्पष्ट है कि वो निजी संपत्ति का अधिकारों रख सकता है। जितना संपत्ति पाए संपत्ति रखे। पहले ऐसा सुविधाएं नहीं थी, लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार तक नहीं था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था बाकी देशों के लिए कि जैसे फ्रांस करेगा वैसे हम भी करेंगे, और जगह जगह से राजतंत्र का अंत हो गया। और अंत इस तरह हुआ कि आज आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में लगभग सभी सरकारें आज जनता की ही सुनती हैं, जनता का ही राज चलता है। और हर 5 साल पर चुनाव होता है। हमें जो सरकार की बातें नहीं पसंद होती हैं तो उस एक जो चुनाव होता है उसी वोटिंग के दौरान हम सरकार को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है वोट, एक प्रकार एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है। ठीक है, इसमें भी कुछ कमियां थीं। इसमें आगे नेपोलियन आता है, वो भी उदारवादी सरकार से निकल के आता है, लेकिन तानाशाही करता वो भी। तो अभी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस वाले में बस इतना था कि फ्रांस में तानाशाही सरकार कैसे गई, कौन कौन उसमें लोग शामिल थे, क्या कमियां थी वो चली, क्या कमियां थी उसको क्रांति का कारण बना। अब एक एक स्टेप उसमें बारे में पूरा डिटेल, पूरा ब्रीफ जो है मतलब इसमें बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करते रहिए। ठीक है, जो भी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम अभी जो मार्च में होने वाला है उन तक ये पहुंचाते रहिए वीडियो। ठीक है, एक बार वीडियो सुन लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में बन जाएगा कि ऐसे ऐसे वहाँ घटना घटी थी, तो आराम से वो जो लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी। जो पढ़े हों तो ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा उनको। ठीक है, और हम लगभग सभी सब्जेक्ट को इस चैनल पे अपलोड करेंगे आप सभी के, ठीक है, हेल्प के लिए। आप इसको अच्छे से देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।